क्लास वी हैव कवर्ड स्ट्रेट लाइन मेथड और उसी के साथ में हम लोगों ने असेट सोल्ड करने के लिए जो भी एंट्रीज, जो भी फॉर्मेलिटीज, जो भी लेजर अकाउंट, जो भी वर्किंग नोट होता है वो भी देखा. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द अनदर मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन, दैट इज रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड. फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम्पल देखते हैं कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में हमें करना क्या होता है, डिफरेंस कहाँ आता है स्ट्रेट लाइन और रिटर्न डाउन वैल्यू में, वो देखेंगे. फॉर एन एग्जाम्पल वी हैव परचेज एन असेट. हम लोग 1 अप्रैल 2017 को एक असेट परचेज करते हैं जिसकी वैल्यू है क्लास 1 लाख रुपीज, 1 लाख. एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है हमारे पास में that is for 10%. Now you have to chart depreciation on this asset at the rate by the WDV method, that is return down value method. What will be the difference आप ये देखिएगा. So directly closing date पर आते हैं हम लोग on 31st March 2018. Your depreciation for this will be 1 lakh into 10 upon 100 and that is 10,000. दिस विल बी योर डेप्रीसिएशन. उसके बाद आपकी वैल्यू आ जाएगी क्लास ऑन फर्स्ट ऑफ अप्रैल 2018. योर बुक वैल्यू विल बी 1 लाख माइनस 10,000, सो इट विल गिव्स यू 90,000 वैल्यू. दिस विल बी द बुक वैल्यू. नाउ अगेन यू हैव टू चार्ट डेप्रीसिएशन, सो दैट विल बी लेस डेप्रीसिएशन ऑन 31st of March 2019. यहां पे चेंज आएगा, आप देखिएगा. रिटर्न डाउन वैल्यू यानी कि जो वैल्यू आपके पास में लिखी हुई है ओपनिंग डेट पे, यू हैव टू चार्ट डेप्रिसिएशन ऑन दैट पर्टिकुलर वैल्यू ओनली. स्ट्रेट लाइन मेथड में जो आपकी कॉस्ट पे आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करा, हर साल आपको वही डेप्रिसिएशन अप्लाई करना है. बट when we are working on return down value method, you have to calculate your new depreciation for each of the year of the new book value. नया depreciation कैलकुलेट होगा हर साल. ओके क्लास, तो कैसे होगा देखिएगा यहाँ पे ध्यान से. दिस विल बी 90,000 into 10 upon 100. So your depreciation for this year will be rupees 9,000. Is it clear? फिर उसके बाद आपके पास में बुक वैल्यू आ जाएगी ऑन 1st of April 2019. Your book value will become 81,000. फिर से आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे लेस डेप्रिसिएशन ऑन 31st March 2020. इस बार आपका डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगा ध्यान से देखिएगा. रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी है 81,000 है, तो डेप्रिसिएशन फॉर दिस ईयर विल बी 81,000 into 10 upon 100 and this will gives you 8100. तो इस बार डेप्रिसिएशन हो गया 8100. तो आप देखिए हर साल डेप्रिसिएशन जो है वो चेंज हो रहा है. फर्स्ट ईयर में वी हैव डेप्रिसिएशन फॉर द अमाउंट ऑफ रुपीज 10,000. इन द नेक्स्ट ईयर वी हैव डेप्रिसिएशन फॉर 9,000 एंड देन इन द थर्ड ईयर वी आर हैविंग डेप्रिसिएशन फॉर 8100. इसको हम लोग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी बोलते हैं क्लास, क्योंकि आप देखिए आपका जो डेप्रिसिएशन का बैलेंस है वो रिड्यूस होता जा रहा है, आपकी जो बुक वैल्यू है वो भी साथ में जो है रिड्यूस होती जा रही है. इज इट क्लियर? ऑलराइट, तो 81,000 फिर 8100 हम लोग माइनस कर देंगे इसमें से, तो हमारे पास में नई बुक वैल्यू आ जाएगी और फिर उस नई बुक वैल्यू पे आपको अपना नया डेप्रिसिएशन चार्ज करना होगा. दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटर्न डाउन वैल्यू. यहीं पे हम लोग एक बार स्ट्रेट लाइन मेथड भी समझ सकते हैं. आप देखिएगा ध्यान से, ये जो कैलकुलेशन है ये सब रिटर्न डाउन वैल्यू पे है. अगर हम SLM फॉलो कर रहे होते तो देखिए फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन 10,000 ही आता, 1 लाख की वैल्यू है, क्लोजिंग बैलेंस कितना आ जाता है हमारे पास 90,000. इज इट क्लियर? फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन हम चार्ज करते हैं मार्च 18 के लिए, मार्च 19 के लिए, बट यहाँ पे हम कोई नया डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करते. वी विल बी चार्जिंग 10,000 ओनली. स्ट्रेट लाइन सेम डेप्रिसिएशन चल रहा है जो कॉस्ट पर है. देन योर बुक वैल्यू विल बी रुपीज 80,000. फिर हम उस पर चार्ज करते हैं 10,000, तो आपकी बुक वैल्यू आ जाती है 70,000. ये डिफरेंस है क्लास. देखिए आप ध्यान से, यहाँ पे हमेशा 10,000 का डेप्रिसिएशन चल रहा है, लेकिन in the return down value method you have to calculate your depreciation again and again on the new book value. Is it clear? पहले हम लोगों ने कॉस्ट पे लगाया 10,000 का आया, बुक वैल्यू वॉज 90,000, यानी कि ओपनिंग वैल्यू वॉज 90,000 आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन. देन फॉर द
next year you have to calculate your depreciation once again, that is 90,000 into 10 upon 100, 9,000. फिर आपकी बुक वैल्यू आ गई, फिर उसके ऊपर हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करा 81,000 इंटू 10 अपॉन 100, दैट विल बी 8100. तो ये डिफरेंस है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन SLM एंड रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड. अकाउंटिंग में कोई चेंज नहीं, अकाउंटिंग विल रिमेन सेम, अकाउंटिंग एंट्रीज, लेजर पोस्टिंग, ऑल ऑफ द थिंग्स विल रिमेन सेम, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट पे चेंज आता है. इज इट क्लियर? अब इसी के साथ में हम लोग देखते हैं वेन एवर यू आर यूजिंग योर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड एंड यू आर सेलिंग एनी ऑफ द एसेट. तो वी आर डिस्कसिंग फॉर इलस्ट्रेशन नंबर 11 as per this book. We are discussing illustration number 11, that is on page number 16.21. So I request you all to kindly note down all of these things. आप इसको अपने रजिस्टर में नोट करेंगे और साथ में इलस्ट्रेशंस को सॉल्व करेंगे जो कि आपके पास में NCERT में है, DK गोयल में है, दोनों चीज़ों को कवर करना है हमें. So now let's proceed with illustration number 11. Illustration क्या बोलता है एक बार देखते हैं पहले. On 1st April 2012, Sonu Limited purchased a machinery for rupees 3,90,000, on which they spent rupees 5,000 for carriage, rupees 2,000 for brokerage of the middleman, and 2,500 for installation, as well as 500 for iron pad. On 1st of November 2013, they purchased another machinery for rupees 1 lakh and immediately spent rupees 20,000 on its overhauling. On 30th of September 2014, the machinery purchased in 2012 was sold at a loss of rupees 1,27,800. Is it clear? Some dates have been provided to you, details of purchasing the machinery, extra charges spent on that particular machinery, as well as detail for selling the asset is been provided to you. So now we have to start working on the ledger. मशीनरी हम लोग परचेज कर रहे हैं तो जो अकाउंट बनेगा वो भी मशीनरी अकाउंट ही प्रिपेयर होगा, मशीनरी अकाउंट. Class, right now I am not maintaining the proper ledger format. You can have the look of the format from the book itself. I just want to explain the major part, that is the calculation part. Calculation part ही सबसे ज़्यादा important है. So this will be the particulars, then your amount in rupees, and again your particulars, then your amount in rupees. Is it clear? Okay. Now class, illustration 11 पे जो भी डिटेल्स हैं एक बार स्टार्ट कर रहे हैं. 1st April 2012 इस डेट पर आपने अपनी फर्स्ट एसेट परचेज करी है, तो डेट विल बी योर 1st April 2012. एसेट हम लोग परचेज कर रहे हैं, मशीनरी परचेज कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में टू बैंक एंड द वैल्यू विल बी रुपीज़. देखिए 3,90,000 रुपीज़ की उसकी वैल्यू है. कुछ एक्सपेंसेस आपने करे हैं उसके लिए भी यहाँ पर आपके पास में आ जाएगा टू बैंक एक्सपेंसेस. क्या क्या थे आप देखिए, 5,000 कैरियज का था, 2,000 ब्रोकरेज का था, 2,500 मिडिल मैन के थे और 500 आयरन पैड कोई हम लोगों ने परचेज करा होगा. ओके, तो जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास में 10,000. इज इट क्लियर क्लास? ओके, अब आप देखिए 2012 1st April पे हम लोग हैं और नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो आ रहा है एज पर द क्वेश्चन, एज पर द इलस्ट्रेशन, वो आ रहा है हमारे पास में 1st of November 2013 पे. एक बार आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि आपका ईयर क्या चल रहा है, ईयर एंड क्या है, कैलेंडर ईयर यू आर फॉलोइंग और यू आर फॉलोइंग योर बिजनेस ईयर. तो दैट इज mentioned in the end of the lines, end of the illustration, that is accounts are closed on 31st March every year, which means you are preparing the ledger as per the business year. That will be 1st April your opening balance and 31st March will be your closings. तो आप देखिए 1st April 2012 के बाद आता है 31st March 2013 डायरेक्टली, क्योंकि उसके बीच में कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है तो हम लोग डायरेक्ट क्लोज करने के एंट्रीज करेंगे. सो दिस विल बी योर 31st March 2013. सबसे पहले आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना होगा बाय डेप्रिसिएशन. अब आप देखिएगा ध्यान से,
डेप्रिसिएशन की रेट आपको दे रखी है क्लास, दैट इज 10% पर एनम ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू बेसिस। 10% पर एनम रिटर्न डाउन वैल्यू बेसिस पे कर रहे हैं। तो वर्किंग नोट देखते हैं यहाँ पे हम लोग। अब एक बेसिक चीज, कॉस्ट ऑफ द एसेट वॉज ₹3,90,000 and the rate of charging depreciation was 10% per annum, and we have also spent some of the expenses for installation of this machinery. अगर आपको अपनी जर्नल एंट्रीज वाला चैप्टर याद हो तो वहाँ पर एक बेसिक चीज़ मैंने आपको बताई थी, दैट ऑल ऑफ द एक्सपेंसेस बिफोर गेटिंग द असेट टू बी यूज्ड विल बी चार्ज इन द कॉस्ट ऑफ द असेट्स इटसेल्फ। यानी कि जितने भी खर्चे आप अपनी असेट को यूज में लाने तक के लिए कर रहे हैं वो सारे खर्चे उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाते हैं। यानी कि यहाँ पर मशीनरी की जो वैल्यू है टोटल वो कितनी आ रही है आप ध्यान से देखिए, 3,90,000 तो है ही, प्लस ये जो एक्सपेंसेस आपने करे 10,000 के, दिस विल ऑल्सो एड बैक इनटू द कॉस्ट ऑफ द मशीनरी। सो द फाइनल कॉस्ट ऑफ द मशीनरी फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन विल बी 3,90,000 प्लस 10,000, दैट विल बी 4 लाख। तो यहाँ पर हम करेंगे 4 lakh into 10%, so this will be 40,000। डेप्रिसिएशन आ जाएगा हमारे पास में क्लास 40,000 का, और इसको क्लोज कर देंगे सेम डेट पे, दैट इज बाय बैलेंस कैरिड डाउन एंड द अमाउंट विल बी 3,60,000 एंड देन यू हैव टू क्लोज योर लेजर 4 lakh and 4 lakh। Now you have to carry forward this as the opening balance. Now the opening date will be 1st of April 2013 and the balance, that is 2 balance brought down 3,60,000. This will be the machinery number 1। ये आपकी फर्स्ट मशीनरी हो गई। इसके बाद देखेंगे ट्रांजेक्शन क्या है, कोई परचेज या सेल का ट्रांजेक्शन है या डायरेक्ट ईयर एंड का ट्रांजेक्शन है। वी विल बी मूविंग विद द इलस्ट्रेशन। On 1st of November 2013, they purchased another machinery for ₹1 lakh and immediately spent ₹20,000 on its overhauling। और उसके बाद 30th September 2014 है। तो आप देखिए डेट क्या चल रही है, 1st April 2013 पे है। अगर हम क्लोजिंग डेट की बात करते हैं तो डेट विल बी 31st March 2014, लेकिन उससे पहले 1st November 2013 में परचेज करने का ट्रांजेक्शन आ गया, तो पहले उसकी जर्नल एंट्रीज करेंगे, उसके लेजर पोस्टिंग करेंगे। तो द डेट ओवर हेयर विल बी 1st November 2013। entries for purchasing the asset, that is to bank, amount will be 1 lakh and again to bank for your charges, overhauling charges, that is 20,000। now this will be the second asset। पहली मशीनरी तो क्या थी, ये चल रही है यहाँ पे, वैल्यू क्या है 3,60,000, और सेकेंडरी मशीन अब आ गई हमारे पास में, सेकेंड मशीन दिस विल बी फॉर ₹1,20,000। इसके बाद अगर कोई ट्रांजेक्शन बुक में है हमारे पास में, दैट इज फॉर द डेट सितंबर 2014, जो सेलिंग का ट्रांजेक्शन है दैट इज फॉर सितंबर 2014। उससे पहले हमें पता है कि 31st March 2014 पे आपको ईयर एंड करना है, डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो यू हैव टू डू फर्स्ट ऑफ ऑल दैट थिंग्स। तो यहाँ पर अब आ जाएंगे हम क्लोजिंग पे, दैट इज 31st March 2014। फर्स्ट ऑफ ऑल you have to charge your depreciation by depreciation on first machine as well as on the second machine। workings पे आएंगे। so book value as on 1st April 2013, फर्स्ट मशीन की कितनी थी क्लास, 3,60,000। तो डेप्रिसिएशन लगाना है हमें इसके ऊपर, तो 3,60,000 पर ही चार्ज होगा रिटर्न डाउन वैल्यू, स्ट्रेट लाइन नहीं है। अगर स्ट्रेट लाइन होता तो जो 40,000 चल रहा था वही डेप्रिसिएशन करते, बट दिस टाइम यू हैव टू कैलकुलेट योर न्यू डेप्रिसिएशन ऑन दिस रिटर्न डाउन वैल्यू एंड दैट विल बी 3,60,000 into 10%, that is 36,000। so the depreciation for first asset will be, first machinery will be 36,000। this was for the whole of the year। and on second, देखिए सेकंड मशीनरी कितनी है, 1,20,000 की। ओवरहॉलिंग चार्जेस या जो भी एक्स्ट्रा चार्जिंग है वो भी उसमें ऐड हो जाएंगे, तो मशीनरी की कॉस्ट कितनी हो गई, 1,20,000। तो द कॉस्ट ऑफ द मशीनरी विल बी 1,20,000। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन वॉज 10% एंड टाइम पीरियड, कब परचेज करा था, 1st November 2013 में। डेप्रिसिएशन कब चार्ज कर रहे हैं, मार्च 2014 में। सो
November, December, January, February and March. We have to charge the depreciation for 5 months. यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में into 5/12. कैलकुलेट कर लेते हैं क्लास. This will be 12 ones and 12 ones are. So this will gives you 1000. Okay, 1000 into 5 और ये हो जाएगा आपके पास में 5000. 5000 का डेप्रिसिएशन आ रहा है सेकेंड मशीनरी पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 5000. टोटल डेप्रिसिएशन विल बी 36 + 5 दैट इज 41,000. एंड देन द क्लोजिंग बैलेंसेस बाय बैलेंस कैरिड डाउन फॉर द फर्स्ट 360 वॉज योर बुक वैल्यू. फर्स्ट मशीनरी की बुक वैल्यू क्या चल रही थी 3,60,000. उसमें से आपने कितना डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया 36,000. तो 3,60,000 minus 36,000. Alright, so this will gives you 3,24,000 closing balance. तो फर्स्ट वाले का आ जाएगा 3,24,000. एंड सिमिलरली फॉर द सेकेंड वन आप देखिए उसकी कॉस्ट क्या चल रही है 1,20,000 की कॉस्ट है. दिस इज फॉर फर्स्ट एंड दिस विल बी फॉर सेकेंड. दैट इज 1,20,000 की कॉस्ट है. डेप्रिसिएशन लगाया आपने 5,000 का. सो द क्लोजिंग वैल्यू विल बी 1,15,000. जितना स्ट्रॉन्ग आपका वर्किंग नोट होगा क्लास उतना ही परफेक्ट आपका जो सॉल्यूशन है वो बन जाएगा. ओके, सो 3,24,000 was the book value for the first machine, closing value for the first machine, and 1,15,000 will be the closing value for the second machine. और टोटल ले लेंगे हम लोग इसका 4,39,000. In this manner, this account will get closed on 31st March 2014. Now the thing that is been remaining is you have to sell your asset. अब आपको अपने एसेट को बेचना है और हम लोग उस एसेट को सोल्ड आउट कर रहे हैं. आप देखिएगा डेट क्या दे रखी है आपको. ऑन 30th of September 2014 द मशीनरी परचेज इन 2012 दैट वाज द फर्स्ट मशीन. 2012 में हमने फर्स्ट वाली मशीनरी परचेज करी थी जिसकी क्लोजिंग वैल्यू चल रही है अभी 3,24,000. उस मशीन को आपको सोल्ड आउट करना है ऑन 30th of September 2014 में. और लॉस में आपने सोल्ड आउट करा ये भी उन्होंने आपको बता दिया है. अब आपकी कैलकुलेशंस क्या होंगी, पोस्टिंग क्या होगी वो देखेंगे हम लोग. आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू नोट डाउन दिस पार्ट इन योर नोटबुक्स. आप वर्किंग को साथ में बिल्कुल नोट करेंगे. पहले लेजर बनाएंगे. यू हैव टू प्रिपेयर योर लेजर फॉर ऑलमोस्ट फुल पेज और 1.5 पेज. आप 1.5 पेज का पहले खाली फॉर्मेट बना लीजिए मशीनरी का और उसके नीचे अपने वर्किंग्स दिखाएंगे. So class, first of all you have to carry forward your closing balances as your opening balance. तो डेट आएगी हमारे पास में यहाँ पे 1st of April 2014. your balances that is to balance brought down. for the first machine it will be rupees 3,24,000 and the second machine it will be rupees 1,15,000. और बाहर आपके पास में टोटल आ जाएगा that is 4,39,000. ये तो आपके ओपनिंग बैलेंसेस आ गए क्लास. अब आप देखिए ट्रांजैक्शन आ रहा है हमारे पास में 30th September 2014. राइट नाउ वी आर 1st April 2014. अगर हम बीच में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होता तो डायरेक्टली क्लोजिंग डेट पर आ जाते हैं दैट इज 31st March 2015. लेकिन उससे पहले क्लास 30th September 2014 पे हम लोग एसेट को सोल्ड आउट कर रहे हैं. तो सो द डेट शुड बी 30th of September 2014. आप अपनी एसेट को सोल्ड आउट कर रहे हैं. फर्स्ट वाली एसेट को आप सोल्ड आउट कर रहे हैं एट सम लॉस. अब यहाँ पे वर्किंग क्या होती है इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से. सबसे पहला काम आपको अपनी बुक वैल्यू यहाँ पे रिकॉर्ड करनी है दैट इज 1st April 2014 योर बुक वैल्यू वॉज, देखिए कितनी चल रही है 3,24,000. तो 3,24,000 विल बी योर बुक वैल्यू. अब आप क्या करिए, आप यहाँ पे डेट थोड़ा सा गैप छोड़ के आप यहाँ पे अपनी सेलिंग डेट लिखिए. बुक वैल्यू ऑन 30th of September 2014. आपको ये चीज कैलकुलेट करनी है क्लास. सो दैट मीन्स यू हैव टू डिडक्ट योर डेप्रिसिएशन. सो लेस डेप्रिसिएशन अमाउंट कैसे आएगा 3,24,000 इंटू 10%. दिस विल बी द डिफरेंस अगेन. SLM में क्या कर रहे थे हम लोग, ध्यान से सुनिएगा. SLM में वी आर नॉट यूजिंग दिस वैल्यू.
In the straight line method, we were not using this book value for calculating the depreciation part. We were using the depreciation which was calculated on the cost as straight line method में. लेकिन यहाँ पे आपको इस रिटर्न डाउन वैल्यू पे, इस बुक वैल्यू के ऊपर नया डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा फॉर द रिमेनिंग टाइम पीरियड. और रिमेनिंग टाइम पीरियड कितना है देखिए, अप्रैल से सितंबर. सो इट इज अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर. सो दिस विल बी फॉर 6 months. That is 6/12 and the amount for this will be, calculate कर लेते हैं इसको. 6 1 जा 6 2 जा 2 1 जा and then this will be your 2 1 जा 2, that is 2 6 जा 12 and 2 2 जा 4 and your 2 zeros along with this. So the amount will be 16,200. This amount you have to deduct. 16,200 will be your depreciation amount on the asset that you are going to sold out. तो 3,24,000 माइनस 16,200. एक बार हम लोग इसकी वैल्यू देखते हैं, क्या आ रही है बुक वैल्यू. बुक वैल्यू आ रही है हमारे पास में 3,07,800. क्लास, इन दिस इलस्ट्रेशन द क्वेश्चन इज नॉट प्रोवाइडिंग यू द सेलिंग प्राइस. द क्वेश्चन हैज जस्ट allowed you or provide you the information that you are selling this asset at a loss of rupees 1,27,800. यानी कि इसको सोल्ड आउट करने पे आपको लॉस हो रहा है 1,27,800 का. अभी तक हमने क्या देखा था, हमें सेलिंग प्राइस दे रखी होती थी और बुक वैल्यू दे रखी होती थी. तो हम बुक वैल्यू को सेलिंग प्राइस से कंपेयर करके प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर लेते थे. बट ओवर हेयर वी आर हैविंग द बुक वैल्यू. हमारे पास में बुक वैल्यू तो है लेकिन सेलिंग प्राइस नहीं है, उसकी जगह पे सीधा लॉस दे रखा है. तो अब आप एक चीज समझिए क्लास, इफ योर बुक वैल्यू फॉर द असेट इज दैट यू आर गोइंग टू सेल इज 3,07,800. जिस असेट को आप बेच रहे हैं उसकी वैल्यू चल रही है 3,07,800 और उसको आप लॉस पे सोल्ड आउट कर रहे हैं 1,27,800 के. तो क्या हम सेलिंग प्राइस कैलकुलेट नहीं कर सकते? हम इस लॉस को इसमें से माइनस करके हमारी सेलिंग प्राइस को एज अ बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट कर लेंगे. तो हम इसको माइनस करके देखते हैं क्लास. 3,07,800 माइनस 1,27,800, तो 00, 7 विल 0, 10 में से 2 गया बचा 8 और यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा 1, विच मीन्स दैट यू आर सेलिंग दिस पर्टिकुलर एसेट एट अ सेलिंग प्राइस ऑफ रुपीज 1,80,000. आप देख लीजिए उसको कैलकुलेट करके. बुक वैल्यू 3,07,800 है और हम उसको 1,80,000 पे सोल्ड कर रहे होंगे, तब जाकर ही हमारे पास में 1,27,800 का लॉस आ रहा होगा. दिस वर्किंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेल एवर यू आर गोइंग टू सेल योर असेट. अब यहां से आपको 3 एंट्रीज उठानी है, ध्यान से सुनिएगा. 3 चीजें हम लोग उठाएंगे. पहला हम लेंगे लॉस, एक तो ये सेलिंग प्राइस और दूसरा हमें लेना है ये डेप्रीसिएशन का अमाउंट. एंट्रीज पोस्ट करते हैं, ध्यान से सुनिएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी चार्जिंग द डेप्रीसिएशन, दैट इज बाय डेप्रीसिएशन फॉर 6 months. अमाउंट विल बी 16,200. एक तो ये आ गया आपके पास. उसके बाद आप लिखेंगे अपनी सेलिंग प्राइस, दैट इज बाय बैंक, दिस विल बी द सेलिंग प्राइस 1,80,000. और इस बार लॉस आ रहा है, प्रॉफिट होता तो 2 P&L बनता, बट लॉस है हमारे पास में, तो दिस विल बी योर बाय प्रॉफिट एंड लॉस, बाय प्रॉफिट एंड लॉस. दिस इज योर लॉस ऑन सेल and the amount is rupees 1,27,800. So these will be the posting whenever you are going to sell your asset. डिफरेंस कहां पर आया? मेजर डिफरेंस इस जगह पे, रिटर्न डाउन वैल्यू में डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करते समय यहां पे हम लोगों ने जो बुक वैल्यू लिखी थी उस बुक वैल्यू पे हमारा नया डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करा फॉर द रिमेनिंग मंथ. फिर हम लोगों ने सेलिंग डेट की बुक वैल्यू कैलकुलेट करी और एज पर द गिवन इन्फॉर्मेशन वी हैव कैलकुलेटेड आवर सेलिंग प्राइस एंड देन वी हैव पास द रिक्वायर्ड जर्नल एंट्रीज. इसके अलावा और कोई ट्रांजैक्शन हमें नहीं दे रखा था, सो वी विल बी डायरेक्टली शिफ्टिंग टूवर्ड्स द क्लोजिंग डेट. इसके बाद जो डेट आएगी डायरेक्ट क्लोजिंग डेट आएगी. ध्यान रखिएगा, लेजर अकाउंट शुड ऑलवेज बी मेंटेन एज पर द डेट वाइज. डेट बेसिस पे हमें उसको मेंटेन करना होगा. अगर क्वेश्चन में कोई ट्रांजैक्शन नहीं है तो यू हैव टू डायरेक्टली शिफ्ट टूवर्ड्स योर क्लोजिंग डेट. सो द क्लोजिंग डेट विल बी 31st March
2015। डायरेक्टली अब हम इस पे आ जाएंगे, पहले डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे रिमेनिंग एसेट पे। सो बाय डेप्रिसिएशन रिमेनिंग एसेट पे। रिमेनिंग एसेट कैसी है आप ये देखिएगा, ये तो आपने सोल्ड आउट कर दिया। अभी एसेट कौन सी चल रही है हमारे पास, 1,15,000 वाली एसेट चल रही है और उस पर आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। सो डेप्रिसिएशन ऑन सेकेंड मशीन, बुक वैल्यू एज ऑन 1st April 2014, कितनी बुक वैल्यू चल रही है आप देखिए, 1,15,000 की बुक वैल्यू है क्लास, एंड यू हैव टू चार्ज डेप्रिसिएशन। सो दिस डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे इसको, 1,15,000 इंटू 10% वंस अगेन। रिटर्न डाउन वैल्यू अगर स्ट्रेट लाइन मेथड होता तो 1,20,000 पे जो 10% डेप्रिसिएशन आ रहा था वही चीज हम मेंटेन करते हैं यहाँ पे, लेकिन अभी 1,15,000 जो नई वैल्यू आई है हमारे पास में, उस चीज के ऊपर कैलकुलेट करना होगा हम लोगों को। ओके, सो योर डेप्रिसिएशन फॉर दिस विल बी 11,500. 11,500 will be the depreciation for this particular year. So by depreciation, wait a minute, I have written these things in the amount column. This was my amount column going on. So, and this will be the working note. On 1st of April 2014, the book value was 1,15,000, and then the depreciation over it, that is 1,15,000 into 10 upon 100 will gives you 11,500. This will be the working note, and the amount over here, that is 11,500, and then the closing balance, that is by balance carried down. कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1,15,000 में से आपने 11,500 का डेप्रिसिएशन लगा दिया, so the amount for this will be rupees 1,03,500 and your accounts will get closed. Is it clear? I hope आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मेजर पार्ट होता है जब भी हम हमारी एसेट को सोल्ड आउट कर रहे हैं, आपको एसेट को सोल्ड आउट करने तक की डेट तक का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, बुक वैल्यू कैलकुलेट करनी है, सेलिंग प्राइस से कंपेयर करना है, प्रॉफिट और लॉस देखना है, और फिर उसके बाद में पोस्टिंग करनी है मिनिमम 3 चीज़ों की, योर डेप्रिसिएशन for the remaining time period, your selling price and the posting for profit or loss on sale of asset. फिर उसके बाद बची हुई डेट पे जो भी डेप्रिसिएशन आना है और जो भी क्लोजिंग बैलेंसेस आने, that you have to calculate. Alright class, you have to go through the illustrations from your DK Goel as well as from the NCERT. We will be meeting soon in our next video lecture for the topic that was provision for depreciation. That will be provision for depreciation is to be maintained and provision for depreciation is to not maintain. Till then, stay home, stay safe. Thank you so much.